अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज मार्केट इस वक्त बंद नहीं हुई है क्योंकि मार्केट में ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको लेटर ऑन उसको रिजॉल्व भी कर लिया, तो एक्सटेंडेड टाइम जो है वो मार्केट को मिला था। एनी हाउ एट प्रेजेंट मार्केट कहाँ पे मूव कर रही है ये आपसे बताते चलें, फिर उसकी वजूहत पे भी आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मार्केट देख रहे हैं कि 321 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 36,826 पे इंडेक्स इस वक्त मूव कर रहा है। कुल 316 कंपनीज एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसमें 191 कंपनीज पॉजिटिव, 130 नेगेटिव और 12 कंपनीज अनचेंज हैं। 229 मिलियन शेयर्स अब तक ट्रेड हुए, ट्रेडिंग जारी है, जिनकी वैल्यू लगभग 7 अरब और 63 करोड़ रुपए है। ब्रिंडेक्स 100 की तरफ चलते हैं। ब्रिंडेक्स 100 में भी आज हम देख रहे हैं कि 31.12 पॉइंट्स का इजाफा, 3,871.91 पे ब्रिंडेक्स 100 बेंचमार्क इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम ऑफ 85 मिलियन शेयर्स। आज क्या वजह रही कि ट्रेडिंग जो है वो हॉल्ट हुई थोड़ी देर के लिए, इस पे हम बात करेंगे। जफर मोती, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या वजह रही आज मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो मुअत्तल रही काफी देर? ये तो ऐसे टाइम लगा था, वो आईटी में टेक्निकल हो गया था। एक स्क्रिप्ट जो था वो ऑन नहीं हो रहा था, ऑनलाइन नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से पूरी मार्केट को रुकना पड़ा। और उसका फिर वो ये किया गया कि टाइम को एक्सटेंड किया गया 3:30 की जगह 4 बजे तक। अभी आपको ये इतला दे दूं कि 4 बजे मार्केट बंद हो गई है, और जो अभी आप फिगर्स देख रहे हो वो फाइनल फिगर्स हैं। अच्छा। जो मार्केट के बंद होने के बाद हुए हैं, और काफी खुशआइंद है क्योंकि 2 मरतबा मार्केट जो है 100 पॉइंट पर आई। 300 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट बंद हुई है। तकरीबन 10 करोड़ शेयर का रेगुलर में काम हो गया है और 13 करोड़ शेयर का फ्यूचर में काम हुआ है। तो मार्केट ओवरऑल जो है वो एक मुस्बत लेवल पर बंद हुई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे और हमने जो आपसे फिगर्स जो है वो शेयर किए थे वही मार्केट की क्लोजिंग फिगर है। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस एक बार फिर जो है वो तेजी की तरफ गामजन है। $73 पर बैरल ऑयल प्राइसेस जो है वो पहुंच चुकी हैं। और मुझे याद है कि पिछले साल अक्टूबर में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे एक प्रोग्राम में शान सईद ने हमें ये लेवल्स बताए थे कि आइंदा जो है मार्केट जो है इन लेवल्स को टच कर सकती है। 73 और $160 पर बैरल का उन्होंने बात की थी। आज शान सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुआलालंपुर से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शान सईद। इस वक्त अक्टूबर में आपने कहा था कि $73 जो है वो टच करेगी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 73 प्लस हो चुकी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो अमेरिकन सैंक्शन है और जो एक इस्तिस्ना दिया हुआ था, उसने 8 ममालिक को जो वेवर था उन सबको भी उसने कह दिया कि 2 मई से जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं, ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, उसको वो 0 लेवल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है काफी तेजी से बढ़ी हैं। क्या यही वजह है? के अलावा भी कुछ और वजूहात भी हैं? इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिकन जो सैंक्शन वेवर है वो 2 मई को खत्म हो जाएगा उन 8 कंट्रीज के लिए, जिसका आपने जिक्र किया, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अपसर्ज पर है। दूसरा फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिसका इम्पैक्ट जो है एनर्जी मार्केट में वो आ रहा है। और पिछले साल जब हम दुबई में ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हमने जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट प्रेमिस रखा था, हमने कहा था 2019 में यूएस डॉलर जो है वो वीक होगा। तो यूएस डॉलर के वीक होने की वजह से भी जो है ऑयल प्राइसेस का वो ऊपर जाना जो है वो इस वक्त मुमकिन हुआ है। न सिर्फ ऑयल प्राइसेस बल्कि तमाम कमोडिटीज अगेंस्ट मूव करती हैं। अगर डॉलर वीक होगा तो कमोडिटीज जो है वो अपसर्ज होगा उनमें। जी हाँ, ज्यादातर कमोडिटीज जो हैं वो यूएस डॉलर में ट्रेड होती हैं। जहां पर यूएस डॉलर वीक होता है, कमोडिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं और एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और इसका जो को रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बैकवर्डेशन फेज में। बैकवर्डेशन फेज क्या होती है? जब आपकी स्पॉट प्राइस, जो आपकी करंट प्राइस है, तो फ्यूचर प्राइस से हाई हो जाए तो वो बैकवर्डेशन फेज में आता है। और ये जो फिनोमिनन है ये काफी जो है कॉमन है कमोडिटीज मार्केट में। तो मेरा ख्याल है एनर्जी मार्केट इस वक्त जो है वो नहीं, तो ये जरूरत क्यों पेश आई इस वक्त अमेरिका को ये स्टांस लेने की? कभी कभी तो हम देखते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ होते हैं, फिर उसके बाद पासदाराने इनकलाब जो उसको अमेरिका डिक्लेयर करता है कि ये दहशतगर्द तंजीम है। दोबारा अमेरिका जो है वो क्यों आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर आया हुआ है? मेरा ख्याल है अमेरिका आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है,
लेकिन अगर आप देखिए, मैंने मार्च में दुबई में इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था ओपेक जो है वो बड़ा रेलिवेंट है और रशिया और सऊदी अरेबिया वुड बी कॉलिंग द शॉट्स इन द एनर्जी मार्केट। और अगर आपने देखा होगा पिछले साल मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने कहा था हमें $80 पर बैरल जो है वो कंफर्टेबल लगता है। और पुतिन ने जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था हमें $75 पर बैरल पे हम जो है काफी कंफर्टेबल है। तो मेरे ख्याल 75 का लेवल तो हमने देख लिया है। अगले 2-3 महीने में हम ये भी देखेंगे कि ऑयल जो है वो 80 और $83 पर बैरल पे जाके जो है वो शायद ट्रेड करे। अच्छा, इस बीच में आपने भी जो बात की कि बड़ी जो हमारी 5 फ्रेजाइल कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला की जो स्टोरी है वो बड़ी डरावनी है, बड़ी भयानक इस वक्त सामने आ रही है, बैंकरप्सी की तरफ है वेनेजुएला। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो फ्रेजाइल 5 कंट्रीज हैं, इनमें आपने जैसे बताया ईरान, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला, लिबिया में इस वक्त खाना जंगी चल रही है। वेनेजुएला जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, टोटली बैंकरप्ट हो गया। 7 साल पहले वेनेजुएला तकरीबन 3.5 मिलियन बैरल जो है पर डे प्रोड्यूस करता था। आज वेनेजुएला जो है 500,000 बैरल भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो आप देखें ना, जो उसकी 90% कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हुई है। तो नहीं, लेकिन उसने बुरे दिनों के लिए जो अपने रिजर्व गोल्ड में रखे हुए थे, वो क्या मामला है जो बर्तानिया में रखे हुए थे और बर्तानिया उस वक्त वापस नहीं कर रहा वेनेजुएला को? 6 महीने पहले वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो हमें वापस किए जाएं जो उनके पास हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $3 बिलियन बनती है। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। जो गोल्ड है जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट की मलकियत है वो हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का बहुत प्रेशर है यूके गवर्नमेंट को कि वो गोल्ड ना वापस करें। तो वेनेजुएला का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो अपने सारे जो एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं कि किसी तरह उनको कैश फ्लो आए। चाइना ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन चाइना किस हद तक सपोर्ट करेगा कि वो वेनेजुएला का फ्लोट रखे। अच्छा, तो ये तो बड़ी बदमाशी वाली सूरत हाल है। ये इस तरीके से आप अगर इस तरीके से वो चौधराहट वाला मामला है ना। अब ये भी कहा गया कि आपके जो ईरानी तेल की खरीदारी 2 मई से तमाम ममालिक जो है बिल्कुल, इससे पहले जिनको इस्तिस्ना हासिल था, इसमें जो है आपका चीन उनसे ले रहा था, भारत उनसे ले रहा था, टर्की को काफ़ी उन्होंने जो है वो मुतनब्बे किया। तो ये एक बार फिर जिन कंट्रीज़ का कमर्शियल इंटरेस्ट है, इससे पहले पाबंदी के बावजूद भारत उनसे लेता रहा, लेकिन इस मरतबा बहुत हार्ड लाइन ली अमरीका ने। मेरा ख्याल है अमेरिका ने 1 महीने पहले ही इन कंट्रीज को इंटीमेट कर दिया था कि हम ये जो वेवर है ये 2 मई को उठा लेंगे और उनको अपने ऑल्टरनेटिव जो हैं वो तलाश करने। इसलिए भारत ने जो है एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ किया है ऑयल का, और टर्की ने भी सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट किया है। तो मेरा ख्याल है जो कंट्री जो वेवर से जिनका खत्म हो जाएगा वो ऑल्टरनेटिव तलाश कर रही हैं, और जिसकी वजह से डिमांड जो है वो इस साल IQI ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है तकरीबन 2 साल पहले कि वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे Q3 2019 तक हो जाएगी, और ये डिमांड बड़ी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है सप्लाई गैप जो है उसको ब्रिज करने के लिए UAE और सऊदी अरब जो है थोड़ा कंफर्ट पोजीशन में होंगे, इनकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर होंगी। जी, सप्लाई गैप जो है, ये डिमांड सप्लाई का गैप जो है, इसमें सऊदी अरेबिया और UAE जो है इनको मेजर रोल जो है वो अदा करना होगा, और ये मेरा ख्याल है अदा करने के लिए रोल तैयार है। ठीक, शान आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और बात हो रही है इस वक्त ऑयल प्राइसेस की, नेशनल ऑयल प्राइसेस, और जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का वो यही है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो सबसे बड़ा होता है, जो हमारी मईशत के लिए ज़हर कातिल है। इस वक्त बढ़ती ऑयल प्राइसेस का पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ती ऑयल प्राइसेस का पाकिस्तान की इकॉनमी, रियल इकॉनमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब बशीर आवान जो कि तज्जियाकार हैं शर्मीन सिक्योरिटीज़ की, आज पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बशीर हमें ज्वाइन करने का।
ऑयल प्राइसेस $73 पर बैरल इस वक्त जा रही हैं और आगे भी कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है कि ऑयल प्राइसेस कूल होंगी या फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिलेगा। आप बताइए पाकिस्तान के लिए क्या, क्योंकि हमारा जो ऑयल सेक्टर है, स्टॉक मार्केट तो बेहतर परफॉर्म करेगा, इन्वेंट्री गेन्स होंगे, प्रॉफिट जो है उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन रियल इकॉनमी जो है वो कितनी बैड शेप में जाएगी आफ्ताब साहब? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी स्टॉक मार्केट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑयल कंपनीज का वेट जो है इंडेक्स में वो ज़्यादा होता है, और अगर ऑयल कंपनीज को फ़ायदा होता है तो KC 100 इंडेक्स जो है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो उसका जो इम्पोर्ट बिल होता है उसका बड़ा पोर्शन लाइक 20-25% जो है वो ऑयल है, इम्पोर्ट बिल का हिस्सा। और अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है तो आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। और हमें, आपको जैसे पता है कि करंट अकाउंट के इश्यूज हैं हमारे, ऑलरेडी डेफिसिट्स हैं, और अगर आपकी इम्पोर्ट्स और महंगी हो जाती हैं, बिल बढ़ जाता है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आप नहीं समझते कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हम बात करते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, ऑयल स्टॉक्स का हैवी वेटेज है 100 इंडेक्स में, तो ये ट्रू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है। 100 इंडेक्स जो है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं करता। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात पे? देखिए, इसमें इस तरह कह सकते हैं आपके ऑयल कंपनीज के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरी कंपनीज हैं, जिस तरह बैंक्स हैं, उनका भी वेटेज है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वो एवरेज हो जाता है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। मैं आपसे और भी बात करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त ये चलेंगे लाहौर, जहां नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज जो हैं इस वक्त मीडिया से